मिशेल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने जब डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया तो उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो होगा यानी जो दो आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन से बनेंगी, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करेगा और उसके अगेंस्ट दूसरा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। लेकिन उस समय जो है कई हाइपोथेसिस आई थी फॉर दी डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोड ऑफ रिप्लिकेशन। तो सबसे पहली थी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, जिसमें जो है ये बताया गया कि डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड उस जिसके अगेंस्ट जो टेम्पलेट का काम करेगा और उसके अगेंस्ट नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, वो बाद में हिस्टोन की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो दो नए स्ट्रैंड बने हैं उसमें, यानी जो आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी उसमें एक डीएनए तो बिल्कुल पुराना ही रहेगा और दूसरा जो है वो दोनों स्ट्रैंड उसके नए रहेंगे। तो इस तरह के मोड को कहा गया कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, यानी एक डीएनए बिल्कुल ओल्ड और दूसरा जो है डीएनए दोनों हेलिक्स वो नए सिंथेसाइज रहेंगे। डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन जो मैक्स डेलब्रक ने दिया था, उन्होंने बताया कि जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए जो है फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा वो भी फ्रेगमेंट के रूप में होगा और उसके बाद जब उनकी पेयरिंग होगी तो दोनों में मिक्सचर रहेगा, यानी दोनों मिक्सचर रहेंगे नए और पुराने डीएनए के। तो इस तरह से जो है इस तरह के मोड को हम डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, जिसको कि मैक्स डेलब्रक ने दिया था। मिशेल्सन एंड स्थाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि जो हाइपोथेसिस वाटसन और क्रिक की थी, यानी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, वही माना जाता था कि वही सही है। और इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव किया जाता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है और सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, यानी एक डीएनए कंजर्व रहता है, पुराना रहता है, पेरेंटल रहता है और उसके अगेंस्ट दूसरा डीएनए वो नया सिंथेसाइज होता है। तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ वो मिशेल्सन एंड स्थाल ने किया और ये मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस भी इसको हम कहते हैं। तो इनका प्रोसीजर क्या था, इन्होंने ई कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई को जो है सिलेक्ट किया स्ट्रेन बैक्टीरिया का और उसको सबसे पहले इन्होंने NH4Cl मीडियम में ग्रो कराया करीब 14-15 जनरेशन तक। और उसमें जो नाइट्रोजन उन्होंने यूज किया वो हैवी नाइट्रोजन था, यानी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन N15 और नॉर्मल नाइट्रोजन जो है वो N14 होता है। तो जो N15 होता है वो हैवियर होता है इन कंपेरिजन टू N14। तो उस तरह जब उन्होंने ग्रो कराया और उसका जो प्रिंसिपल था उसमें ये था कि जो है क्योंकि डीएनए के अधिकतर कंटेंट नाइट्रोजन के होते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस होता है, तो यदि हम हैवी नाइट्रोजन का यूज करेंगे तो वो आगे चलकर हमको उसके डिफ्रेंशिएशन में आसानी रहेगी। तो उन्होंने ई कोलाई को NH4Cl मीडियम में और उसमें उन्होंने N15 का यूज किया और करीब 14-15 जनरेशन तक ग्रो कराया। उसके बाद ये श्योर हो गया कि अब उसके सारे कंटेंट जो है वो हैवी नाइट्रोजन से ही बने हुए हैं, यानी जो भी नाइट्रोजन उसमें इस्तेमाल है वो अब हैवी नाइट्रोजन से है। तो उसके बाद उन्होंने उसको रिप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने NH4Cl मीडियम में उस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया और वो नॉर्मल था, यानी N14 था। तो जब उसमें उन्होंने ग्रो कराया तो हर टाइम रेगुलर इंटरवल पर उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सपेरिमेंट करके और उसके बारे में पता लगाते रहे। तो ये माना जाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है यानी 20 मिनट उसका आइडेंटिकल टाइम है फॉर दी डबलिंग, यानी 20 मिनट में वो डबल हो जाता है। तो इट मीन्स कि उसी टाइम इंटरवल के अंतर्गत उसका रिप्लिकेशन होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो जो जीरो जनरेशन थी, यानी जो ई कोलाई हम डाल रहे हैं मीडियम में, उसमें सब हैवी नाइट्रोजन के हैं, यानी दोनों स्ट्रेन जो है वो हैवी नाइट्रोजन का है। तो यानी ये जीरो जनरेशन की बात है। अब उसको हमने जो है
ग्रो कराया और पहली जनरेशन यानी आफ्टर द फर्स्ट रिप्लिकेशन सैंपल वाज कलेक्टेड, और उसका एक्सपेरिमेंट हमने किया। मेथड था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सीजियम क्लोराइड में यूनिफॉर्म डेंसिटी अप्लाई करके और उसको क्लियर जो है हम देखते हैं। तो पहली जनरेशन में जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि केवल एक बैंड शो करेगा, तो वैसा ही हुआ, और उस बैंड की पोजीशन जो रहेगी वो हैवी नाइट्रोजन से हल्की रहेगी और लाइट नाइट्रोजन यानी N14 से ज़्यादा रहेगी, यानी वो इंटरमीडिएट बैंड शो करेगा दोनों के बीच का। यदि वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन होता है तो यदि ये देखा गया कि इसमें केवल एक बैंड शो हो रहा था और वो दोनों के बीच का था, यानी N14 के और N15 के बैंड के बीच का था, तो इट मीन्स कि जो पहली जनरेशन में डीएनए बना, यदि हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें यही होना चाहिए कि एक डीएनए जो है स्ट्रैंड वो हैवी नाइट्रोजन का था और एक लाइट नाइट्रोजन का था, क्योंकि हम ई कोलाई को लाइट नाइट्रोजन मीडियम में ट्रांसफर कर चुके थे। तो पहली जनरेशन का जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेड था, यानी इसी तरह आना भी चाहिए। तो इसमें जो है ये हुआ, तमाम साइंटिस्ट ने सवाल उठाया कि यदि डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन हो तब भी यही आता है, तब भी यही बैंड आ सकता है, क्योंकि उसमें भी जो है पेरेंटल और डॉटर डीएनए का फ्रेगमेंट का मिक्सचर होता है, दोनों मिक्सचर होते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने सॉल्व करने के लिए इसकी अगली जनरेशन तक उन्होंने वेट किया, यानी F2 जनरेशन में जब उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया तब उसमें दो बैंड दिखा, यानी दो बैंड क्या दिखा कि एक जो है वो बिल्कुल प्योर लाइट नाइट्रोजन यानी N14 का बना हुआ था, और दूसरा बैंड जो था वो हाइब्रिड था, यानी एक हैवी नाइट्रोजन का था और एक नॉर्मल नाइट्रोजन का बना हुआ। तो इससे ये भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था यदि हम सेमी कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो यानी जो इसमें नॉर्मल डीएनए का स्ट्रैंड रहा होगा तो वो जो है कंप्लीटली, अब अगली जनरेशन में चूंकि हम लाइट नाइट्रोजन के मीडियम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अब 50% जो है हमको मिलेगा लाइट नाइट्रोजन यानी नॉर्मल नाइट्रोजन का डीएनए, और 50% जो है वो हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन का मिक्सचर यानी हाइब्रिड। तो इस तरह से जो है डिस्पर्सिव मोड का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन ही यहाँ पर भी फॉलो होता है F2 जनरेशन में। अब यदि हम इसको F3 जनरेशन की ट्रांसफर करें तो उसी हिसाब से जो है लाइट नाइट्रोजन यानी चूंकि लाइट मीडियम या NH4Cl जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल नाइट्रोजन है, तो उसी हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर हमको 75% डीएनए जो है नॉर्मल नाइट्रोजन के मिलेंगे स्ट्रैंड, और 25% जो है वो हाइब्रिड मिलेंगे। यही चीज़ यदि हम चौथी जनरेशन में देखें तो यहाँ पर 88% हमको लाइट नाइट्रोजन मिलेगा और केवल 12% हाइब्रिड नाइट्रोजन का या हाइब्रिड स्ट्रैंड मिलेंगे। तो इससे जो है ये जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करने के बाद जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, तो वही रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंटली आता है। तो इससे जो है मिशेल्सन एंड स्थाल ने कंप्लीटली प्रूव किया था कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है, और डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं होता है। तो इस तरह से जो है जो वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या जो उन्होंने मोड बताया था कि इसका मोड जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन ही हो सकता है, तो वो मिशेल्सन एंड स्थाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था।